हेलो एवरीवन। चलिए एक बार फिर से आया हूँ क्लास 7 का 5 नंबर चैप्टर जल। जल जल एक बहुत ही अनमोल पदार्थ है। पृथ्वी के लिए जल बहुत ही महत्वपूर्ण पदार्थ है। बिना जल से जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जल ही जीवन है का नारा लगाया जाता है। जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। चलिए इसलिए इस चैप्टर में हम लोग जल के बारे में पढ़ेंगे। तो जल जल के बारे में अगर हम लोग सोचते हैं तो क्या छवि आता है हमारे मन में? एक चित्र आने लगता है। नदी, जलाशय, चापाकल, कुएं, ये सब के बारे में छवि आ जाता है। सूर्य ताप, चल चैप्टर में आते हैं। सूर्य के ताप के कारण जल बाष्पित हो जाते हैं और ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादल के रूप में बन जाते हैं। और यही वर्षा, हिम और सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र के नीचे गिरता है। ठीक है, इसे जल चक्र कहा जाता है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर या वायुमंडल एक धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसी को जल चक्र कहते हैं। तो पृथ्वी एक थालशाला के रूप में है। थालशाला, थलशाला, थलशाला का मतलब होता है, यहाँ पर एक बड़ा जार के 1/4 भाग में मिट्टी भरकर, ये थलशाला के बारे में विस्तृत जानकारी दिया है। एक बड़े जार में 1/4 मिट्टी भरकर उससे अच्छी तरह दबा दें। इससे ऊपर ह्यूमस की एक परत लगाना है। पहले सबसे बड़े पौधे लगाना है, उसके चारों ओर छोटे पौधे को अभिव्यक्त करना है। इससे जल के फुहारे छिड़कना है। जार को बंद कर देना है। पत्ती एवं मिट्टी के द्वारा बाष्प जल संघनित होकर जल के बिंदु के रूप में नीचे गिरेंगे। यह इस तरीके से एक जार होगा। जो बंद आकार होंगे, जिसमें पूरा बंद कर देंगे। सबसे पहले इस पर इस प्रकार से मिट्टी इतना भर देंगे। यहाँ पर कोई पौधे लगा देंगे और एक पौधे, छोटे छोटे पौधे लगाएंगे। थोड़ा सा जल यहाँ पर विस्तृत कर देंगे और इसे एकदम पूरी बंद कर देंगे। तो क्या होगा? इसे सूर्य के ताप के कारण यहाँ पर ये जल बाष्प हो जाएंगे और ऊपर उठ जाएंगे। फिर से जल बाष्प ठंडा होंगे तो वह जल नीचे गिरने लग जाएंगे। इसी प्रकार से इसके नीचे गिर जाने लगेंगे। तो वही है एक थलशाला। तो पृथ्वी भी है हमारा एक थलशाला के रूप में। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। जो जल सदियों पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेती के सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता था। तो जल पूरे पृथ्वी में घूमते रहता है। आज यहाँ है, कल वहाँ हो सकता है। उदाहरण के लिए जो हरियाणा में जल के उपयोग करते हैं वह किसी समय में ये हो सकता है अमेजन के वर्षा वन में पाया जाता हो। दूसरा देखते हैं। अलवणीय जल के मुख्य स्रोत नदी, तल, सोत एवं हिमनद हैं। महासागर एवं समुद्र का जल लवणीय होता है। इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने के नमक के रूप में उपयोग किया जाने वाला नमक है। यह होता है लवणीय जल। जल के वितरण के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। लवणता किसे कहते हैं, पहले यह ध्यान लेते हैं। लवणता किसे कहते हैं? तो लवणता 100 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा को लवणता कहते हैं। किसको? 1000 ग्राम जल में नमक की जितनी मात्रा है उसको लवणता कहते हैं। महासागर में औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। 1000 ग्राम में 35 भाग है। पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में
जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ रहा है। ये क्वेश्चन आता है कि अगर पृथ्वी में 3 भाग जल और 1 भाग स्थल है तो किसी देश या रेगिस्तान में जल की समस्या क्यों है। तो यह उसका मुख्य कारण है जल का वितरण। लवणता जान लेते हैं। लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर में औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम होता है। यानी लवणता कहते हैं कि 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक, 1000 ग्राम जल में कितना नमक है उसी को कहते हैं लवणता। ठीक है। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 है, यानी 1000 ग्राम में 35 भाग लवणता है। जल का वितरण के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है और 1 भाग धरती है। यदि धरती में इतना थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है। ये क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर इतना मात्रा में जल है फिर भी कुछ क्षेत्र में जल की समस्या क्यों है। तो इसका मुख्य कारण है जल का वितरण। जल का वितरण असमान वितरण है, इसीलिए यह समस्या का सामना करना पड़ता है। महासागर, महासागर में जो लवणीय जल है वो 97.3% है। महासागर में जो लवणीय जल है वह 97.3% है। बर्फ छन्नक 2% बर्फ के रूप में, भूमिगत जल 0.68%, झील का अलवणीय जल 9%, स्तन समुद्र एवं नमकीन झील 0.009, वायुमंडल में 0.0019, नदियों में 0.001। इतना पानी का वितरण है। यानी महासागर में जो लवणीय जल है वह सबसे ज्यादा है। बर्फ के रूप में 2%, भूमिगत जल जिसे हम लोग पीने योग्य जल है वह है 0.68%, यानी 1% से भी कम। इसीलिए हमें जल की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चलिए अब इसे नमक का जो है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। नमक कितना है। पूरे 12 चम्मच पानी, 12 चम्मच जल में से 2 चम्मच जो जल होगा वह शुद्ध जल होगा। इतना है इसका लवणीय जल का। जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। प्यासे होने पर केवल जल ही प्यास बुझा सकती है। ऐसे में आपको जल की लापरवाही नहीं करनी चाहिए। हम सबको जल की लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं, तो हमें जल पर उतना लापरवाही नहीं करना चाहिए। 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जल संरक्षण के विभिन्न विधियां को प्रबलता किया जाता है। ठीक है। महासागरीय परिसंचरण देखते हैं। समुद्र तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है, जैसे पुलिन पैर, नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में अलवणीय गंध एवं लहरों का संगीत, सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। तल एवं झील के शांति जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। यह कभी शांति नहीं होता है। महासागर की नदियां, महासागरीय की गतियां को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे तरंग, ज्वार भाटा, धाराएं, ये सब परस्पर बांट सकते हैं। चलिए इसके बाद आ जाते हैं तरंग के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जब समुद्र सतह पर पवन बहती है तो तरंग उत्पन्न होता है। जब समुद्र सतह पर पवन बहती है तो उसे तरंग उत्पन्न होता है। जितना तेज पवन बहती है तरंग उतना ही बड़ा होता है। ठीक है। तरंग के बारे में पढ़ लेते हैं। समुद्र तट पर अगर कोई चीज समुद्र में फेंक दे तो समुद्र उसे वापस मेरी तरफ ले आता है, और ये जिससे वापस आता है इसी को हम लोग तरंग कहते हैं। यानी जब महासागर के सतह पर जल लगातार उठते और गिरते रहते हैं इसे तरंग कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? तरंग।
तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंग उत्पन्न होता है। इसके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गम एवं जल के नीचे भूस्खलन का कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 5 मीटर तक की ऊंचाई वाले विशाल ज्वारीय तरंग उठ जाते हैं, जिसे सुनामी कहते हैं। जब अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया है। यह तरंग 700 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक गति चलता है। 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्र में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप में इंद्र पॉइंट डूब गया था। तूफान क्या है? तेज से चलने वाले वायु तूफान कहलाता है। यह विशाल तरंग उत्पन्न करते हैं और हमारे पृथ्वी पर बहुत ज्यादा विनाश करते हैं, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, ये सब बहुत ही ज्यादा हानि पहुंचाता है। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक ऊंचाई वाले विशाल ज्वारीय तरंग उड़ जाते हैं, जिसे सुनामी कहते हैं। अब तक सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया है। कितना? 150 मीटर। और इसका स्पीड जो था 700 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी एक विमान से भी ज्यादा तेज। इधर लिख लेते हैं, सुनामी जापानी भाषा से आया है। सुनामी कहाँ से आया है? जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पोतोच्छय तरंग, क्योंकि सुनामी आने पर पोतोच्छय नष्ट हो जाता है। पृथ्वी का तांडव। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंग अथवा पोतोच्छय तरंग के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। यह तरंग उस भूकंप का परिणाम था जिसका अधिकेंद्र सुमित्रा के पश्चिम सीमा पर था। इस भूकंप की तीव्रता पैमाने पर 9.0 मापी गई थी। भारतीय प्लेट बर्मी प्लेट के नीचे धंस गई थी और समुद्र तल के आकस्मिक गति उत्पन्न हो गई थी। इस कारण यह भूकंप आया। महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया, नीचे की दिशा में झुक गया। इस विस्थापित के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसे और बहने लगी। फलस्वरूप दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्र तट से जल हटने लगा। भारतीय प्लेट के बर्मी प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र तट की ओर लौटा। इस सुनामी का लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटा गति थी, जिसकी तुलना व्यवसायी वायुयान की गति से की जाती है, और इसका परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए। तो देखिए, एक सुनामी आया था 26 दिसंबर 2004 को, हिंद महासागर में आया था। इसकी जो अधिकेंद्र था वह सुमित्रा की पश्चिम सीमा पर। इस भूकंप की जो तीव्रता थी वह 9.0 मापी गई थी, यानी बहुत तेज। इसके जो पानी विस्थापित हुआ वह 10 से 20 मीटर ऊपर तक हुआ था। ठीक है, और इसकी जो चाल थी वह 800 किलोमीटर प्रति घंटा थी। यह क्यों हुआ? देखिए, यह हुआ था इसकी निर्मित अंतराल भरने के लिए। इसमें जो प्लेटों की गति के कारण इसमें भूकंप उत्पन्न हुआ, जिससे यह सुनामी आए थे। यह भारतीय सीमा पर धूर दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान द्वीप निकोबार द्वीप समूह में स्थित, पूरी तरह डूब गया। इसी समय हमारे जो सबसे दक्षिणी बिंदु इंद्र पॉइंट जिसे कहा जाता था, या इंद्र बिंदु कहा जाता था जिसे, वह वाला डूब गया था। ठीक है, जब सुमित्रा में भूकंप के अधिकेंद्र का तरंग सुमित्रा की तरफ अंडमान द्वीप श्रीलंका की ओर बढ़ा, तो तरंग की लंबाई कम हो गई और जल की गहराई भी कम हो जाने के साथ साथ इसकी गति भी 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटा से 70 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई। समुद्र तट से सुनामी तरंग 3 किलोमीटर की गहराई तक गई थी और इसके फलस्वरूप 10,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। इससे 10,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश
तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह सर्वत्र प्रभावित हुए थे। यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़े सुनामी के संकेत 3 घंटा पहले मिल जाती है। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणाली क्रियाशील है, लेकिन हिंद महासागर में यह सुविधा नहीं थी। प्रशांत महासागर के तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती है, क्योंकि यहाँ भूकंप क्रिया बहुत कम होती है। प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा भूकंप सुनामी आता है, लेकिन हमारे हिंद महासागर में नहीं आता, इसलिए लोग इतने सतर्क नहीं थे। क्या कहा था, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, इसीलिए यह वाला हुआ था। ठीक है। दिसंबर 2004 में जिस सुनामी से दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के तट पर तबाही मचाई, वह पहले कोई वर्ष की सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी। आज तक का यह सबसे विनाशकारी सुनामी थी। और हिंद महासागर निरीक्षण आरंभिक चेतावनी की प्रणाली एवं हिंद महासागर के तटीय निवासी में जागरूकता की कमी के कारण जीवन एवं संपत्ति की अत्यधिक क्षति हुई। लापरवाही के कारण यह क्षति हुआ था लोगों की। सुनामी आने का प्रथम संकेत यह होता है कि तटीय क्षेत्र में जल तेजी से कमी आती है और फिर विनाशकारी तरंग उठने लगते हैं। जब तरंग पर ऐसा हुआ था तो लोग ऊंचे स्थान पर ना जाकर उस अचंभे को देखने के लिए तट पर एकत्रित हो गए। लोग भीड़ देखने लगे थे। इसके फलस्वरूप जब सुनामी की विशाल तरंग आई तो बड़ी संख्या में उत्कृष्ट खड़े दर्शकों की मृत्यु हो गई। जब सुनामी के संकेत देखने को मिल रहा था, तब वे लोग उसे देख रहे थे। इसके कारण यह हुआ। ज्वार भाटा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना या गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। दिन में 2 बार महासागर जल का उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देती है, तब उसे ज्वार कहते हैं। और जब उससे न्यूनतम स्तर तक आ जाती है एवं तट के पीछे चले जाती है, उसे भाटा कहते हैं। तो इसी प्रकार इसका पूरा नाम ज्वार भाटा होता है। ये क्यों होता है देखिए, तो सूर्य और पृथ्वी ये दोनों पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, इसके कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। जब चंद्रमा ऊपर की ओर होता है पृथ्वी की सतह से, यहाँ पर लघु ज्वार भाटा होता है। जब चंद्रमा और सूर्य दोनों बीच में आते हैं तो उसमें दीर्घ ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं, क्योंकि इसमें गुरुत्वाकर्षण बल दोनों का मिलाकर इसे खींचता है, इसीलिए इसे ज्यादा होता है। सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के सतह पर ज्वार भाटा आता है। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है, उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल और जल आकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार भाटा आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक सीधे में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार भाटा आते हैं। यानी जब या तो वह पूर्णिमा होगा या अमावस्या होगा, इस तरीके से, या पूर्णिमा ये वाले और या तो अमावस्या। इस दिन पृथ्वी एक साथ आ जाते हैं, पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा। तो इसमें खिंचाव जल ज्यादा होता है, गुरुत्वाकर्षण बल, और जिसके फलस्वरूप बृहद ज्वार भाटा आते हैं। ठीक है। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है, तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागर जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आते हैं। जब उच्च चतुर्थांश में आते हैं तो निम्न ज्वार भाटा आते हैं। उच्च ज्वार नौ संचालन का सहायक होता है। यह जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाता है, जो जल को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होता है। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करता है। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाते हैं। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ लेते हैं और कुछ स्थान पर ज्वार भाटा से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ठीक। महासागरीय धाराएं देख लेते हैं। तो महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा पर महासागरीय सतह पर निश्चित रूप से बहने वाले जल की धाराएं होती है। महासागरीय धाराएं गर्म तथा ठंडे होते हैं।
सामान्यतः गर्म महासागर के धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होते हैं एवं ध्रुव की ओर प्रवाहित होते हैं। ठंडी धाराएं ध्रुव या उच्च अक्षांश से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांश की ओर प्रवाहित होती है, जिसे लेब्राडोर महासागर या धाराएं शीत जल धाराएं होती है, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं होती है। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र में तापमान को प्रभावित करती है। गर्म धाराओं से स्थल जल का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म या शीत जलधाराएं मिलती है वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्यन्य क्षेत्र होते हैं, जैसे जापान के आसपास और उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण हैं। चलिए, इस चैप्टर में इतना ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अगले चैप्टर में हम आएंगे बहुत जल्द, तब तक